नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, जब से सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन का मतलब ये कानून जो 4.5 साल पहले बन चुका था, जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी थी, उसको लागू कर दिया गया है। बात सिर्फ इतनी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। आप जब इस सीएए को याद करते हैं, तो आपको शाहीन बाग जैसे आंदोलन याद आते हैं, जहां कितना भ्रम फैलाया गया, तमाम चीजें। सीए क्या है, क्या नहीं है, ये सब आप सब जानते हैं। लेकिन इससे आगे की क्या बात है? कैसे सीएए आगे भारत की तस्वीर एक साफ करेगा? और पहली बार संभवतः ये संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक कि हिंदू हित की बात प्रमुखता से केंद्रीय फैसलों और भारत की राजनीति में एक वो वजह बन रही है जिससे बड़े फैसले हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मुझे लगता है कि गौरव प्रधान जी से बेहतर कोई और अतिथि नहीं हो सकते, इसलिए हमने गौरव जी को इनवाइट किया है। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय जय सिया राम। गौरव जी, कहा जा रहा है सीए लागू करने का समय, इसके चुनावी लाभ, ये सब, इस पर तो बात आएगी ही। मैं ये जानना चाहता हूं कि सीए क्या ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं है जहां पर हिंदू हित की बात आज केंद्र में है, फैसले के, इतने बड़े फैसले के? यहां से शुरुआत करना चाहूंगा। ठीक है। अवनीश भाई, पहली चीज तो आप ये लिख के रख लीजिए कि सीए कोई नया कानून नहीं है। 1955 का नेहरू जी के टाइम का कानून था सिटीजन एक्ट, और सिटीजन एक्ट में जानबूझ के हिंदुओं को छोड़ दिया गया था। लगभग 16 या 18 संशोधन हुए हैं 1955 से लेके 2014 तक। पहली बार किसी सरकार ने जो प्रताड़ित हिंदू हैं, चाहे वो बाहर के देशों में रहे हों, उनको भारत में नागरिकता देने की सुविधा या चैनल बनाने का या व्हीकल बनाने की कोशिश है। सीए को अगर देखा जाए तो एक तरह से एक्सटर्नल कानून है। एक्सटर्नल मतलब जो भारत के बाहर हैं उनके लिए। अब भारत के बाहर हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो मूल रूप से तीन देश लिए गए हैं इसमें: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तीनों देश किसी जमाने में भारत के अभिन्न अंग थे और हिंदुओं का वह विस्तार था। आज 0.02% हिंदू अफगानिस्तान में रह गए हैं, लेकिन अगर आप 75 सालों की बात करें, 76 सालों की बात करें, तो बांग्लादेश पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और हिंदू जैसे दिल्ली में रहता था वैसे ही लाहौर या ढाका में रहता था। तो जब पार्टीशन हुआ और प्रताड़ना शुरू हुई धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, तब हिंदू के लिए कोई सुरक्षा की, हिंदू कहां जाए? हिंदू के लिए कोई जमीन है नहीं है दुनिया में, तो वो भारत ही है। इसलिए सीए को लाना जरूरी था और सीए कानून को भारत सरकार लेके आई। इसको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। सीए जो बनाया गया, इसको नाम दिया मोदी सरकार ने, लेकिन इसका मूल स्वरूप 1955 में नेहरू के खानदान का है। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज, अब टाइमिंग पे बात आती है, तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो साफ हो गया था जब गृह मंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने कई दिन पहले, सॉरी, अमित शाह ने कई दिन पहले ये कह दिया था कि इलेक्शन 24 के इलेक्शन के पहले ये आ जाएगा। अब लोगों को शाहीन बाग याद आता है और एक क्रोनोलॉजी ये समझ में आती है कि जिस तरीके से शाहीन बाग जैसा एक ऐसा मजमा खड़ा कर किया गया दिल्ली में 2 महीने तक, उसके बाद देश में फैलाया गया, एक सिलसिला चला। इस बार अभी तक लागू होने के बाद कोई बड़ी चीज नहीं देखने को मिली है, ये अलग बात है। किसान आंदोलन से भी अगर इसको जोड़ा जाए तो उसका भी पार्ट 1 फिर पार्ट 2, ये
मोदी सरकार के चुनाव के समय आसपास आप इसका भी याद कर लीजिए और इसका भी याद कर लीजिए, तो ये एक रिश्ता क्या है या किस तरह का ये रिश्ता है? मैं बताता हूँ। 2019 में सीए आंदोलन शुरू हुआ, एंटी सीए और एनआरसी। और शाहीन बाग, आपने सही बोला, हम सब ने देखा, हमारे मित्र शाहीन बाग में रहते हैं, तो हम बड़े शाहीन बाग के पास, तो हमें हर पल की खबर थी। जब ये वहां पर सीए को, और शाहीन बाग खत्म कैसे हुआ? शाहीन बाग कोई लॉ को वापस लेके खत्म नहीं करा गया। शाहीन बाग खत्म हुआ जब वहां शेरनियां प्रेग्नेंट होने लगी और उन्हें अस्पताल जाना या घर में रेस्ट करना था, और दूसरा तब जब वहां पर मतलब जो आंदोलन शेरनियां थी वो, और दूसरा जब कोरोना का हिट हुआ तो वो जगह खाली करवाई गई। शाहीन बाग में अगर आपको क्या लगता है, मतलब मैं आपके दर्शकों से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं, मैं आपके दर्शकों से पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है मोदी सरकार इतनी कमजोर है, पुलिस हमारी निकम्मी है, आर्मी हमारी नपुंसक है कि वो एक छोटे से आंदोलन को सप्रेस नहीं कर सकती? लेकिन अगर सप्रेस करा जाता फोर्स के माध्यम से, तो वो आंदोलन भारत के और हिस्सों में भड़कता। और इस आंदोलन के पीछे जो दो लोग थे, वो जिसको कबाल की फ्रेंचाइजी भारत में मैं बोलता हूं, एक आम आदमी पार्टी और दूसरी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का पूरा बढ़ चढ़ के इसमें रोल था, और कांग्रेस का तो रोल हमेशा रहता ही है दंगे और इतिहास में, उसमें कोई शक नहीं। इन्होंने ये चीज यहां भड़काई ताकि यहां पर ये लोग कर रहे थे वोट की राजनीति। इन्होंने भ्रम पैदा करा कि हिंदू मुसलमान, मैं टाइमिंग पे आ रहा हूं लेकिन मैं सिलसिलेवार चल रहा हूं ताकि एक ही एपिसोड में सारी बात क्लियर हो जाए। अब बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई कि जो सीए है वो भारतीय मुसलमान को डिस्क्रिमिनेट करती है, मतलब भारतीय मुसलमानों का पक्ष नहीं लेती है, ऐसा करके करा गया। सच्चाई ये है कि सीए का भारतीय मुसलमान या भारतीय हिंदू या भारतीय ईसाई या किसी भी धर्म मजहब से कोई लेना देना है ही नहीं। ये कानून उनके लिए नहीं है जो भारत में जिनका जन्म हुआ है और जो भारत के नागरिक हैं। दूसरी बात इसमें कही गई कि सीए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से रेफ्यूजी आते हैं उनके अगेंस्ट है। सच्चाई ये है कि 2014 के बाद जब बांग्लादेश का, उससे पहले मैं आपको बताऊं, सिटीजन शिप दी गई है इन तीनों देशों के नागरिकों को या कहें तो मुसलमानों को, 2800 पाकिस्तानी, 912 अफगानिस्तानी और 172 बांग्लादेश, ये 6 साल में दिया गया है। लेकिन इसकी एक दूसरी परिपाटी भी है जो समझनी जरूरी है। 2014 में जो सबसे पहला काम मोदी सरकार ने करा था वो बांग्लादेश से सीमा को, बांग्लादेश और भारत की सीमा है उसको जो डिफाइन नहीं करा गया था 70 साल में, उसको डिफाइन करा गया। बहुत सारे लोगों को लगता होगा इन दो देशों की सीमा का मतलब है एक सीधी रेखा खींचो, इधर बांग्लादेश हो गया, उधर भारत हो गया। सच्चाई ये है कि ये इतनी जिगजैग लाइन है कि कुछ हिस्से बांग्लादेश में जो हैं वो एक्चुअली भारत हैं, और कुछ हिस्से जो भारत में वो एक्चुअली बांग्लादेश हैं। अब इसी वजह से इन्फिल्ट्रेशन होती थी, इसी वजह से लोग मूव करते थे, इसी वजह से घुसपैठ होती थी, क्योंकि इसकी पेट्रोलिंग मुश्किल हो गई थी, क्योंकि बाउंड्री डिफाइन नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। 2014 के बाद जब बॉर्डर सेटलमेंट हुआ, उसके बाद जो हिस्से भारत ने अपने अंदर लिए उसमें 14,864 बांग्लादेश सिटीजन, जिसमें मुसलमान भी हैं,
वो इनक्लेव जब भारत में आए तो वो भारत के नागरिक बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग बात नहीं करते हैं। बांग्लादेश और भारत की घुसपैठ की बात करते हैं, लेकिन जो फिजिकल ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं उनकी बात नहीं करते हैं। फिर सीए विल बार द श्रीलंकन तमिल। श्रीलंका तो है ही नहीं इसमें। भाई, श्रीलंका के हिंदू और तमिल को बाहर करने की बात नहीं कर रहा है, उनको निषेध करने की बात नहीं कर रहा है। वो तो श्रीलंका तो इसमें आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान मेजॉरिटी मुसलमान है, और जो मुसलमान है तो वहां के मुसलमान को तो धार्मिक स्थल पे, धार्मिक उस पे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। वो तो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि हैं, उनको ही प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए तमिल हिंदू या बुद्धिस्ट इत्यादि इसको सीए के अंडर में नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन सिटीजनशिप 1955 सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अगर उनकी रेजिडेंसी भारत में 12 साल की है तो भारत की नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो आज भी कर सकते हैं। वो आज से 10 दिन पहले कर सकते थे, 6 साल पहले कर सकते, लेकिन सीए का प्रावधान बहुत साफ है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो आएंगे, आए हुए विस्थापित हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि जो भारत में हैं, उनको नागरिकता का प्रावधान है। सीए वो है। बेहद सीए महत्वपूर्ण है। बेहद सीए महत्वपूर्ण बात आपने जी। सीए का आज के संदर्भ अगर मान लीजिए आज कोई पाकिस्तान से हिंदू आता है तो वो हम्म, 1955 सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अप्लाई करेगा। बिल्कुल ठीक लेकिन बात। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ चुके हैं और जो यहाँ रिफ्यूजी की हैसियत से रह रहे हैं, वो उनको, उनके लिए सीए है। बिल्कुल। और यहाँ गौरव जी आपकी बात में ऐड करते हुए मैं दर्शकों तक ये जानकारी रखना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कुछ काम किया है इस पे। इसी देश में ये 2015 2013-14 की ये आंकड़े हैं, और वो भी आंकड़े जब 2013-14 में पब्लिश हुए थे, तो ये सर्वे जो हुआ था ग्राउंड गौरव जी, ये लगभग 2012 का है। और उस समय एक आंकड़ा था कि 14 लाख ऐसे लोग थे जो कबायली हमले यानी 1947 के तुरंत बाद 48 से लेके, और जब-जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई, उस समय विस्थापित हुए, कभी गुलाम कश्मीर से आए, कभी बाउंड्री के उस पार से आए, कभी कैसे आए, वो सब के सब अभी तक भारतीय नागरिक नहीं बन पाए हैं। वोट देने की तो बहुत दूर की बात है। अच्छा गौरव जी, यहाँ जब वो अभी वोटर हैं ही नहीं, अब तो नागरिक बनेंगे तब फिर वोटर होंगे, है ना? यहाँ अवैध बांग्लादेशियों और उनकी बात तो अलग है। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि साहब ये चुनाव की टाइमिंग है, और क्या गजब टाइमिंग, कांग्रेस तो एकदम औंधे मुँह मैं मैं तुरंत बिफर पड़ी। मैं टाइमिंग पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 2 पॉइंट और बोल दूँ जो मैंने आपके लिए लिखे थे। दूसरा पॉइंट है कि इल्लीगल मुस्लिम इमिग्रेंट जो हैं, जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं, इल्लीगल जो भारत में आए हैं और ज़्यादातर बांग्लादेश से आए हैं, उनको डिपोर्ट करने का कानून है। इस कानून का उनकी डिपोर्टेशन से कोई लेना-देना दूर-दूर तक है ही नहीं। उनके डिपोर्टेशन का कानून एनआरसी है, सीए नहीं है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो घुसपैठिए भी यहाँ पर हैं, चाहे वो रोहिंग्यास हों, चाहे बांग्लादेशी इल्लीगल हों, ऐसा नहीं सीए के कानून के अंदर में उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं। ये उनके लिए जो विस्थापित हैं। और अंतिम पॉइंट, सीए नेशनल, जो सीए और एनआरसी है, ये लिंक्ड है। लीगल प्रोविजन एनआरसी जो है 1955 सिटीजनशिप एक्ट के अंदर में है, सीए टोटली दूसरा प्रावधान है। अब बात करते हैं आपकी टाइमिंग की। जब शाहीन बाग हुआ, उससे पहले मैं आपको एक महाभारत की कथा छोटी सी 1 मिनट में समझा दूं। शिशुपाल महल में आए दरबार में और श्री कृष्ण को गाली देने लगे।
श्री कृष्ण झुक के उनकी गाली सुनते रहे। आपको क्या लगता है वो इसलिए सुनते रहे कि उन्होंने 100 गालियों का वरदान दिया था? जी नहीं, 100 गालियों का वरदान तो एक एक्सक्यूज था। जब शिशुपाल ने 100 गालियां दी, उसके बाद जो सभा में भरे दरबार में जितने भी और लोग बैठे थे, उनकी सहानुभूति श्री कृष्ण के साथ हो गई। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चला के शिशुपाल का वध किया और उस वध के बाद एक भी आवाज श्री कृष्ण के विरोध में नहीं उठी। अगर पहली गाली पे सुदर्शन उठा लेते तो दरबार श्री कृष्ण के विरोध में हो जाता कि आप में सहनशीलता नहीं है, आप सुन नहीं सकते, आप क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते, इत्यादि इत्यादि। जो भी मतलब अगर आज के यूट्यूबर्स और ट्विटर वालों को बोल दें तो वो तो पता नहीं क्या क्या जजमेंट निकाल देते। एरोगेंट थे, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं था, क्रिटिक्स नहीं सुन सकते थे, ब्ला ब्ला। सीए में भी यही हुआ है। आपने सरकार को घेरा, सरकार जानती है इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, कौन किसके पीछे कहां पर है, और उनकी ठुकाइयां हुई हैं। लेकिन आप कोरोना के चक्कर में और वैसे बैक ट्रैक हो गए। आपने बिल वापस नहीं लिया है, माइंड इट। आपने बिल वहीं का वहीं रहा। अब सवाल यह है कि किस वक्त, जो मैंने आपको महाभारत का एक संदर्भ सुनाया उसी से रिलेटेड, कि किस वक्त हमें एक्ट करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आना था रूल्स का। तो जब सारी सहानुभूति हो गई, जब सबको पता है कृष्ण के साथ हैं, भगवान कृष्ण की स्ट्रेंथ बढ़ गई, उसके बाद उन्होंने वध करा। आज टाइमिंग चाहे आप विपक्ष को उठा लीजिए, सोशल मीडिया उठा लीजिए, जो महान महान इन्फ्लुएंसर हैं उनको ले लीजिए, सबका एक ही संदर्भ है कि चुनाव के रहते हुए ये करा है ताकि चुनाव में संख्या बढ़ जाए। पहला प्रश्न, अभी नागरिकता मिली नहीं है, अभी नोटिफिकेशन आया है। नागरिकता के बाद वोटिंग का अधिकार आएगा। तो जो 14 और 18 लाख लोग हैं वो वोट अभी भी नहीं कर पाएंगे इस चुनाव में। पहला पॉइंट, तो इनको इन्फ्लुएंस करने का नहीं था। दूसरी बात, सीए केंद्र का कानून है, स्टेट का कानून नहीं है। एनआरसी स्टेट का कॉन्करेंट सब्जेक्ट का कानून है, ठीक है, उसमें स्टेट एक्शन ले सकता है, उस पर हम बाद में आएंगे। सीए सेंट्रल इंप्लीमेंटेड है, तो चाहे ममता बनर्जी कहें हम नहीं मानते या केरल कहें हम नहीं मानते, उनके मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। सीए इंप्लीमेंट होगा और हो गया है। तो ऐसा कब होता है, और ये मैंने उसी वक्त लिखा था कि इसके रूल्स और नोटिफिकेशन मोस्ट लाइकली, मैंने मोस्ट लाइकली शब्द इस्तेमाल करा था, 2024 के चुनाव से पहले होगा। कारण बताता हूं क्यों लिखा था। पूरे भारत में एक समय ऐसा आता है 5 साल में जब केंद्रीय सुरक्षा बल हर शहर में पहुंच जाता है, और वो होता है चुनाव से पहले, नोटिफिकेशन से पहले। आज हमारे पास जब हम सीए लेके आते हैं तो हमारे पास 3 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। पाकिस्तान से जो आए वो राजस्थान में है, वहां पर हमने सरकार बदल दी है, अब हमारी सरकार है। राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। जो बांग्लादेश से आए वो बंगाल है। बंगाल में आपने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस अभी पिछले 2 हफ्तों में भर गई हैं वहां पर। और तीसरा राज्य है दिल्ली, जहां अफगानिस्तान से लोग उड़ के आए या किसी और माध्यम से आए। तो 3 देशों का 3 क्लासिफिकेशन राजस्थान, दिल्ली और बंगाल है, करेक्ट। तो चुनाव से पहले का समय होता है जब केंद्रीय सुरक्षा बल हर जगह इकट्ठी हो,
जब हर जगह इकट्ठी होंगी तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी। और इतने 4 साल 4.5 साल में इसका इतना ज़्यादा प्रसार-प्रचार हो चुका है कि लोगों ने सीए की असलियत भी समझ ली है, यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी। हाँ, जो राजनीतिक दिमाग हैं, मुसलमानों के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, समाजवादी, जो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जो भी पार्टियाँ, जिनका मुस्लिम वोट बैंक है, उनसे निपटने का तरीका ये था कि सुरक्षा बल वहाँ पर हों, इसलिए टाइमिंग इसकी चुनाव से पहले रखी गई है। लेकिन हर चीज़ का एक कई माध्यम और होते हैं, राजनीतिक माध्यम भी है। और मैंने आपको कई बार मैंने ये बात बोली है, आपको पता नहीं बोली नहीं बोली, औरों को बोलता हूँ। मोदी सरकार कभी एक तरह से काम नहीं करती है। मोदी सरकार के काम करने के जो डायमेंशंस हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो आपका सुरक्षा का एक डायमेंशन है, आपका सीए नोटिफिकेशन का एक डायमेंशन है, आपका पोलराइजेशन का एक डायमेंशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो राजनीतिक एक डायमेंशन भी है। और ये सारे डायमेंशन एक डायमेंशन का काम नहीं हुआ है। इसलिए 2000 मेरी बात सही निकली कि 2024 के चुनाव से पहले नोटिफिकेशन सीए का हो जाएगा। जी, ये बात तो समझ में आ रही है। और एक जो ये एंगल आपने दिया है, संभवतः ये अभी कहीं उतना डिस्कस नहीं हुआ है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल फैक्चुअल तो है ही है कि ये सबसे शानदार ऐसा मौका है कि चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट जो है वो थ्रू आउट इंडिया है, हर जगह है। कम से कम वेस्ट बंगाल में ही 130 गारद पहुंच गई है, ऐसे करके राजस्थान आपने बोला। तो एक तरह से जैसे एक सिस्टम का किसी चीज के जिसका कि 4.5 साल पहले इतना तगड़ा विरोध करने की साजिश की गई हो, अंतरराष्ट्रीय साजिश उसमें इन्वॉल्व हुई हो, सब बाद में पता ही चला, है ना? तो ऐसे में ये एक कितनी मतलब प्रशासनिक कुशलता है कि जिसमें एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क का आपने फायदा उठा लिया, और फायदा उठाते हुए एक सीए जिसमें आप कमिटेड थे, जो आप कह चुके थे कि हम करेंगे चुनाव से पहले, मान तो ये लीजिए जो वो कह रहे थे। जी। मान लीजिए 2 साल पहले आता या 1 साल पहले आता नोटिफिकेशन, ठीक है? तो आप पूरे कंट्री में, क्योंकि ये चीज़ आग लग चुकी थी शाहीन बाग में, एग्ज़ाम्पल था, और शाहीन बाग में 3 लोग रोल प्ले कर रहे थे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जेएनयू, यानी लाल सलाम। तो ये तीनों तैयार बैठे थे। अगर आप 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले भी लाते, तो आपको नेशन वाइड सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ती। जैसे कश्मीर से जब 370 हटाया, उससे पहले कश्मीर में ठोक-ठोक के सिक्योरिटी फोर्सेस भर दी गई थी। किसी को अंदेशा नहीं था, सब ये बोल रहे थे पाकिस्तान पे चढ़ाई करेंगे। लेकिन हम जानते थे कि ये पाकिस्तान नहीं, ये 370 की बात है। आपने कश्मीर का चप्पा-चप्पा सिक्योर करा और उसके बाद 370 हटाया, नतीजा एक भी लाश नहीं गिरी। वही आपने यहाँ करा कि आप अब मान लीजिए 2 साल पहले करते और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता, तो टैक्स पेयर पे भारत जो बोझ है सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट का और डिप्लॉयमेंट का, वो ज़्यादा पड़ता। इलेक्शन के टाइम में तो वो इलेक्शन बजट में आ रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप वैसे करते तो एक्स्ट्रा बजट पे जोर पड़ता, टैक्स पेयर के पैसे पे जोर पड़ता, और जो पैसा डेवलपमेंट के लिए वो पैसा सिक्योरिटी फोर्सेस में लग जाता। इसलिए एक पंथ दो काज, जब आपका चुनाव है और सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय होनी ही होनी है, तब आप अगर इसे करेंगे तो आपने एक एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट का जो लाखों में जाता, सॉरी करोड़ों में जाता, वो आपने बचा लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसी एक पंथ दो काज वाले की बात को कह रहा था। संभवतः एक ये ऐसा एंगल है जो टाइमिंग पे कि क्यों सीए इसी समय, इस पर बिल्कुल गौरव जी ने एक ये अलग दृष्टिकोण दिया
मुझे नहीं लगता कि कहीं और इसको डिस्कस किया गया होगा। अच्छा गौरव जी, सीए उसी के साथ जब सीए का ये पूरा आंदोलन चला था, तो एनआरसी यानी नेशनल जो रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, उसके बारे में ये भी साथ में जोड़ के देखा जा रहा था। अब भी बहुत सारे लोग जो कागज नहीं दिखाएँगे, आज नारा लगा रहे हैं, वो एनआरसी के संबंध में था क्योंकि कागज वहाँ माँगा जाना है ना? उसको भी यहाँ मिला के देखा जा रहा है। एक तरह से जुड़वा भाई बना दिया गया था सीए, एनआरसी, नारे भी एक साथ लगाए जा रहे थे। एनआरसी कब तक अब आप देख रहे हैं और एनआरसी की तरफ कदम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? इसको कैसे देख रहे हैं? सीए तो हो गया। पहली चीज आप ये समझ लिए एनआरसी क्या है, ठीक है? जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, भाई सिटीजन्स का आप भी दफ्तर जाते हैं तो आपके अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, रेलवे में आप ट्रैवल करते हैं तो चार्ट लगता है आपका रिजर्वेशन का। तो भारतीय समाज में भारतीय सिटीजन का भी एक रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन एनआरसी जो है, वो एनआरसी के जो प्रोविजंस हैं वो 1955 सिटीजन एक्ट के अंदर हैं, कोई नई बात नहीं है। एनआरसी के सारे प्रोविजन 1955 सिटीजन एक्ट के हैं। सिंस कब से हैं? 2004 से हैं। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार सो ही रही उस पे। दूसरी बात, जब ये प्रोविजन उसके हैं नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन, ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन। अब नेशनल रिकॉर्ड कौन बनाएगा? अमित शाह तो नहीं बनाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं बनाएंगे, ये उनके काम के नहीं है। जब आप कोई चीज का रिकॉर्ड बनाएंगे तो आपको लॉ एंड ऑर्डर भी चाहिए। भाई आप लॉ एंड ऑर्डर में क्रिमिनल रिकॉर्ड इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी आप नोट देखेंगे नहीं देखेंगे? तो लॉ एंड ऑर्डर किसके साथ में होता है? सेंटर के या स्टेट के? स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट। तो हुँ। भाई साहब आप ये देखिए ना, भाजपा रूल्ड स्टेट में एनआरसी पे काम शुरू हुआ, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण असम है। अब असम में, अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल असम इसलिए है क्योंकि असम से आप ये समझ सकते हैं कि ये एंटी मुस्लिम वाला नहीं है, ये घुसपैठिए वाला है। यानी अगर घुसपैठिया मान लीजिए हिंदू भी है तो भी उसको जाना है, केवल मुसलमान वाली बात नहीं है। यहाँ मुस्लिम शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो असम की दिक्कत क्या है? असम में एक मुसलमान कैटेगरी है जो भारत में जन्मा हुआ मुसलमान है, और असम में एक दूसरी मुसलमान कैटेगरी है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी इलीगल है। असम की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, असम की मुख्य लड़ाई भारत में पैदा हुए मुसलमान वर्सेस रोहिंग्या इलीगल बांग्लादेशी मुसलमान है। क्योंकि ये जो इलीगल आए हैं ये असली मुसलमानों की, ये यहाँ पैदा हुए मुसलमानों की जमीनें खा रहे हैं। तो वहां एनआरसी का काम हेमंत विश्व शर्मा ने शुरू कर रखा है उत्तराखंड में, और बहुत से भाजपा रूल राज में साइलेंटली चल रहा है। तो एनआरसी कब आएगा? एनआरसी नहीं आ रहा है अभी जल्दी, कुछ केंद्र से कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि राज्य इस पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है ना? ये बड़ा अच्छा तरीके से आपने समझाया क्योंकि बार-बार ये पूछा जा रहा है कि भाई सीएए एनआरसी क्यों नहीं लाया? एनआरसी इनके दम का नहीं है, एनआरसी इनके बस का नहीं है, एनआरसी तो स्टेट चाहेगी, लागू करेगी, नहीं करेगी। ये सब तमाम बातें हो रही है, इस पे आपने अच्छा एंगल देखिए, दिया। बहुत जी। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं कानून में जो कॉन्करेंट होते हैं, यानी उस पे केंद्र भी लॉ बना सकती है, उस पे स्टेट भी बना सकती है, लेकिन उसमें एक कैविएट होता है। केंद्र तभी लॉ बना सकती है जब वो इमरजेंसी सिचुएशन हो, या जब कुछ राज्य केंद्र से निवेदन करें कि आइए आप इस पे लॉ बनाइए, हमने कर दिया, ठीक। अब इसमें दो एग्जाम्पल, इसमें एक आपका एनआरसी हो गया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। दूसरा इसमें मैं लीगल नहीं हूं, मैं लीगल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। दूसरा सब्जेक्ट इसमें है फार्मर, एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर पे केंद्र 3 सिचुएशन में लॉ बना सकती है। इमरजेंसी हो, यानी पूरे भारत में सूखा पड़ गया हो, भारत पे अटैक हुआ हो, भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर गई हो, तो कोरोना में इमरजेंसी डिक्लेयर थी। दूसरा तब बना सकती है जब कुछ राज्य मिलकर निवेदन करें। तीसरा, जब भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पे कुछ कमिटमेंट पूरे करने हो, तब आप एग्रीकल्चर पे लॉ बना सकते हो। तो कोरोना काल में जब एग्रीकल्चर फार्म लॉ आए थे, तो वो इमरजेंसी क्लॉज के अंदर आए थे। कोरोना काल खत्म हो गया, उसके बाद फार्मर लॉ बहुत सारे भाजपा रूल्ड स्टेट्स ने और नॉन भाजपा स्टेट्स ने भी बिना बताए, बिना शोर मचाए, चुपचाप बैकडोर से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक, ये चीज अब ज्यादा क्लियर हुई। अच्छा, अब जरा बात कर ही लिया जाए। जब चुनाव सामने है, चलिए ठीक है, उन्होंने एक पंथ दो काज किया, चुनाव वाले सुरक्षा नेटवर्क का ही इस्तेमाल कर लिया इसमें, लेकिन चुनाव भी सामने है और दम ठोक के अब ये कह रही है बीजेपी की प्रधानमंत्री हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब यहाँ बात आती है मोदी की गारंटी। ये मोदी की गारंटी क्या इन्हीं सब फैसले और इनके जो इम्प्लीमेंटेशन है इनको गिना के और साथ में एक जो नया लाभार्थी वर्ग है उसको कनेक्ट करके एक ऐसी अचूक ये केमिस्ट्री बन रही है जो कि एक बड़े मोदी परिवार के रूप में दिखाई दे रही है, जिसको कैपिटलाइज करने के तो खैर धनी है नरेंद्र मोदी, कि वो कैसे इन चीजों को कैपिटलाइज कर ले जाए। देखिए, अगर हम जो आपने प्रश्न पूछा, अगर उस हिसाब से जवाब दें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फिर हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, फिर हम बात करेंगे विजन की। लेकिन आम इंसान जब ये वीडियो देख रहा है, तो मोदी की गारंटी का अर्थ उसके लिए क्या है? मैं उस पे लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो ये है कि आप किसान हैं, आपका मूल काम किसानी है। मोदी की गारंटी है कि आपको बीज मिलेगा, आपको खाद मिलेगी, आपको पानी मिलेगा, आपकी सुरक्षा के लिए आपका बीमारी का इलाज होगा, आपका पक्का घर होगा, आपके बच्चे एजुकेट करेंगे, स्कूल खुलेंगे, स्कूल में जाएँगे, बीमार हैं तो अस्पताल में जाएँगे, बीमारी में पैसा नहीं है तो आपके पास इंश्योरेंस है। मोदी की गारंटी आपके जीवन को सरल बनाने की है। मोदी की गारंटी उद्योगपतियों के लिए ईज़ ऑफ बिज़नेस है। मोदी की गारंटी स्टूडेंट्स के लिए अच्छे स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ने की गारंटी है। मोदी की गारंटी डॉक्टर्स के लिए अपना सेवा धर्म निभाने की है। मोदी की गारंटी वकीलों के लिए कानून को सरल बना के फालतू के कानून हटा के मोदी की गारंटी है कानून को सरल बनाएंगे। तो मोदी की गारंटी का अर्थ ये होता है कि हर व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति का जो मूल जीवन उद्देश्य है और जो मूल जीवन का सफर है, उसको सुगम बनाना। जैसे आप हर बस स्टैंड पे एक शेड है, ताकि आप जब धूप में ट्रैवल कर रहे हैं, आप बस से उतरें तो आपको धूप ना लगे, आपको छाँव लगा। तो मोदी की गारंटी वो बस स्टैंड का शेड है, जो आपको तपती हुई धूप से बचाएगा। बिल्कुल गौरव जी, और सीए कितना महत्वपूर्ण है उस इसके महत्व को जानने के लिए आप सोचें उन लोगों का दर्द जिनकी की दूसरी या तीसरी पीढ़ियां इस भारत में गुजर रही हैं और वो 1948 से लेकर अब तक लाखों की संख्या में हैं और अब तक भारत के नागरिक नहीं बन पाए थे, उनका समावेश होगा। और ये इसको कहा जा रहा है कि साहब ऐसा लगता था कि जैसे अभी सीए पास हुआ और भारत के बाहर से जो है ये तीनों देशों से निकल के सारे हिंदू चले आएंगे, ऐसा नहीं है। अरे ये तो क्रम है, जो वहां पर परेशान होगा वो नहीं, आएगा। नहीं, लेकिन अविनेश जी, भाई, अब फिर आप गलती कर रहे हो। जी, जो 31 मार्च 2014 ऑलरेडी आ तक चुके हैं। आ चुके हैं, उन्हीं मैं के वही, लिए ऐसी है। जो अब मैं बिल्कुल आएँगे जो उनके अब लिए आएँगे उनके लिए दूसरा है जो ऑलरेडी उन्हीं एग्जिस्ट करता है, जिसके तहत वो पहले भी आवेदन कर सकते थे। बिल्कुल ठीक जी बात है। हाँ, बिल्कुल जी ठीक हाँ। बात है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अच्छा, अब जबकि 370 वहां पे खत्म हुई,
370 जम्मू कश्मीर में खत्म होने के बाद ये जितना बांग्लादेश से जुड़ता है ये मुद्दा उतना ही जो है अफगानिस्तान से जुड़ता है, उतना ही पाकिस्तान से भी जुड़ता है और सबसे इफेक्टेड राज्य अगर है तो जम्मू कश्मीर है, इधर आसाम है। असम के बारे में आपने काफी बात कह दी पहले ही। कश्मीर नहीं से नहीं, आपका खास एक जुड़ाव रहा है जी। नहीं, एक चीज आप समझिए, कश्मीर को आप अलग कीजिए, कश्मीर को आप सीए के अंडर में मत लीजिए अभी, ठीक है ना? क्योंकि कश्मीर में आने वाले समय में, मतलब चुनाव के बाद, हम पीओजे के पूरा ले रहे हैं। तो यहाँ विस्थापितों की बात नहीं है, ये वहाँ जो पूरा भूखंड है वो भूखंड भारत का होगा, ठीक है ना? तो कश्मीर को साइड में रखिए, आप बात कीजिए राजस्थान की, आप बात कीजिए महाराष्ट्र की, आप बात कीजिए दिल्ली की, आप बात कीजिए बंगाल की, उड़ीसा की, असम की, मणिपुर की, इत्यादि इत्यादि जो है, वो सारी बातें कीजिए। तो सीए का प्रावधान बड़ा साफ है और बड़ा सरल है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ चुके हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। जो उसके बाद आ रहे हैं, वो 1955 सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत आएंगे, जिसके नियम अलग हैं, जिसका अर्थ ये है कि अगर आप भारत में 12 साल की रेजिडेंसी है आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं या किसी अप्लाई और कर सकते हैं। कारणवश आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने गौरव जी कहा कि कश्मीर को मत छोड़िए, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, 2014 से पहले जितने भी 48 से लेके 2014 की मियाद के बीच में जितने सारे लोग जो आज जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से समय समय पर विस्थापित होके आते रहे कश्मीर में, उसके जम्मू इलाके में इस कदर बसे कि मतलब एशिया की सबसे बड़ी रिफ्यूजी कॉलोनी अगर कोई कही जाती तो वो जम्मू है ना। तो उनको तो इमीडिएट फायदा इसका मिलना है, तो कैसे जम्मू हाँ, कश्मीर इफेक्ट नहीं है, कैसे नहीं, उसका नहीं, 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 रिश्ता नहीं, नहीं नहीं, है? नहीं। मैंने आप मेरे शब्द बड़े चुने हुए होते हैं अविनेश भाई, उस पर ध्यान दिया जाता है। मैंने कश्मीर शब्द इस्तेमाल करा था, मैंने जम्मू नहीं बोला था। ठीक बात, ठीक बात। देखिए, राज्य एक ही है, जम्मू और कश्मीर, लेकिन जम्मू और कश्मीर में ज़मीन अंतर, आसमान का अंतर है। इसलिए जब हम पूरे स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो मैं हमेशा जम्मू-कश्मीर बोलता हूँ। लेकिन जब मैं केवल कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर के हिस्से की, तो मैं कश्मीर बोलूँगा, जब लद्दाख की बात कर रहा हूँ, तो लद्दाख बोलूँगा और जब जम्मू की बात कर रहा हूँ, तो जम्मू बोलूँगा। ये विशेष बात रही और इससे जो है वो जो मेरे मन में संकोच या कहिए एक ये पूरी संकोच हो सकता है कि इसका बहुत सारे लोगों का ऐसा इसका सोचना हो। जी। इसका 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 अर्थ ये नहीं है कि मैं कश्मीरियों के फ़ेवर में हूँ, जम्मू के एंटी हूँ या जम्मू के फ़ेवर में हूँ। गलत शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। मैं हाँ। बात को बिल्कुल सरल तौर से समझाने के लिए अलग हम्म। रखता हूँ। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो हमेशा जम्मू-कश्मीर बोलेगा। हाँ, अगर कुछ पॉलिसी इश्यूज़ हैं, तो हम जम्मू-कश्मीर बोलेंगे। कश्मीर बोलेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा गौरव जी, क्या बड़े फैसलों की तरफ अब ये जो यात्रा शुरू हुई है 2024 के बाद इसका भविष्य क्या देखते हैं? किस तरह के बड़े फैसले और? क्योंकि अब साफ-साफ दिखाई दे रहा हो कि चुनाव हो, चुनाव का संवैधानिक। मौका हो चाहे ना हो, संवैधानिक रूप से बड़े-बड़े फैसले आपकी एक जैसे अगर लिस्ट एक आपने बना रखी हो ऐसे ही रफ लोगों के बीच शेयर करने के लिए, किस तरह के बड़े फैसले आप देखते हैं? पहली चीज़, भारत एक संविधान, एक इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ये संवैधानिक फैसले होंगे। पाकिस्तान पीओजेके को भारत में लेना एक ये संवैधानिक फैसला होगा, क्योंकि आप एक भूखंड भारत में जोड़ोगे, जो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनली भारत में और लीगली भारत में जोड़ोगे। कुछ और फैसले हैं जिनके बारे में मेरे ख्याल से पब्लिक में अभी बात करना उचित नहीं होगा। जंपिंग द गन, राइट, मुझे कोई नंबर नहीं बढ़ाने हैं और वोट नहीं लेने हैं बोल के। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के हिसाब से आएँ तो ज़्यादा मिठास ज़्यादा देंगी। बेहतर है। बिल्कुल। बिल्कुल और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सीएए अब लागू है पूरे देश में, उसके बहुत सारी धाराएँ हैं, कहाँ-कहाँ लागू है, कहाँ-कहाँ नहीं लागू है, ये सब तफ़सील से जानने की ज़रूरत है और उसके बाद कोई पक्ष या कोई किसी की प्रॉब्लम हो, तो ख़ैर अब सीए की इस ज़मीन पर
हमें लगता है कि ये उन तमाम लोगों को गिफ्ट है। वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा ऐसा समाज बहुत सारे दर्शकों ने देखा होगा वहाँ किस तरह से खुशियाँ मनाई गई, जम्मू के इलाके में किस तरह से खुशी मनाई गई, राजस्थान से इस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं। तो जो साढ़े 4 साल पहले एक जबरिया विरोध, एक अफ़वाह फैला के, गलत बातें बता के कि सीए लगभग एकदम किसी का कुछ छीन लेगा, जबकि सीए देने का नाम है, देने का कानून है, सीए कुछ लेता नहीं है किसी से, ये उसका बुनियादी स्वभाव है उस कानून का। तो सही बोला। गौरव जी जी गौरव जी आपने हमें समय दिया और दर्शकों सीए लागू होने के बाद कुछ ऐसे एंगल जो सिर्फ गौरव जी के साथ बातचीत में निकल के आ सकते थे, इसलिए हमने इस पर ज़रूरी समझा कि गौरव जी से ये रिक्वेस्ट की जाए और गौरव जी ने समय दिया। तो आपके आपने जी, आपके दर्शकों से अब हमारी अगली मुलाकात हम दोनों एक ही स्टूडियो में बैठ के करेंगे, आने वाले शनिवार या इतवार को, राइट? बिल्कुल। सो आई एम एक्साइटेड और मैं दर्शकों को बताऊँ कि हमने ऐसा प्लान करा है कि अवनीश भाई रोल प्ले करेंगे एक विपक्ष का और मैं कड़े रोल प्ले सवाल पूछे। करूँगा सरकार का और उनके सारे क्वेश्चन पिछले 10 साल की जो सरकार की जर्नी है, उसमें एक-एक मुद्दे लेके लंबा वीडियो होगा, उसमें एक-एक मुद्दे लेके हम पूरी बात एक निष्पक्ष रूप से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि अगले 10 साल में तो अवनीश भाई मेरे को बहुत खुशी है कि जी, कोई भले ही 2 घंटे के लिए एक कांग्रेसी बन के आप मेरे से भिड़ोगे। बिल्कुल, बिल्कुल और दर्शकों बड़ा रोचक होगा और नरेंद्र मोदी के अगर 10 साल तो हमारे भी 10 सवाल और एक कांग्रेसी के रूप में एक कांग्रेसी या ये कहिए एक इंडी अलायंस का जो है वो आत्मा उसका रोल प्ले करते हुए मैं गौरव जी से 10 अच्छा गौरव जी, तमाम लोग टाइमिंग की बात कर रहे हैं, कोई चुनाव से जोड़ के देख रहा है। लेकिन ये बताइए माह रमजान की शुरुआत और सीए का नोटिफाई हो जाना, इस पर क्या कहेंगे? इत्तेफ़ाक नहीं है, ये प्लानिंग है। क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर मुसलमान धर्म को पालन करते हैं, अपने मज़हब को पालन करते हैं, इस तरह की कोई हरकत करते नहीं हैं। इसलिए इसकी टाइमिंग तभी मैंने कहा इसकी टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और कई डायमेंशंस को ऐड करके बनाई गई है। और रमज़ान में रमज़ान की वज़ह से आज से रमज़ान शुरू हुआ है, रमज़ान में कोई इश्यू नहीं होगा और जो थोड़ा बहुत तबका है, बदमाशी करने का, तोड़-फोड़ करने का इत्यादि जो काम करते हैं, उनको देखने के लिए सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय हो ही चुकी हैं। तो सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, रमज़ान का इश्यू और दूसरी बात ये है कि अगले 2-3 दिन में नोटिफ़िकेशन आने के बाद सारी कानून व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के हाथ में चली जाएगी, सरकार के हाथ में नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के अंडर होगा। तो आपने चारों पहलुओं से तभी मैंने भगवान कृष्ण का ज़िक्र करा था कि आपने दरबार को, दरबारियों को, दरबार में संतरियों को, सबको जब उसने 100 गालियाँ दी तो आपने सबको अपने साथ समेट लिया और लास्ट में आपने एक्शन लिया। इसीलिए ये संदर्भ की बात करी गई थी। यहाँ पर भी यही है कि पुलिस आपने डिप्लॉय करी रही है, आर्मी आपके बॉर्डर पे एक्टिव है, आपका सेंट्रल फोर्सेस सारी जगह पहुंच चुकी हैं। रमजान का महीना है तो एक नेचुरल कूलिंग पीरियड है जिसमें बवाल नहीं होगा, बवाल नहीं करेंगे। लेकिन जो थोड़ा बहुत तबका बवाल करेगा उसके लिए तैयारी पूरी है और उसको वहां खत्म कर दिया जाएगा। 1 महीने बाद सब ठंडा हो जाएगा। इलेक्शन में हम जा चुके होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के अंडर में होंगी। केंद्रीय बल इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करेंगे और सारी सिचुएशन सेट हो जाएगी। सीए इम्प्लीमेंट हो गया। बोलो जय श्री राम। बिल्कुल गौरव जी और जिस तरीके से आपने माह रमजान से इसको जोड़ा और कुल मिला के ये होता है सहूलियत और अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम इस्तेमाल और कितने सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल 4.5 साल रोका, धीरज रखा, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनी, इवन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में उनके लिए तो खैर ये अद्भुत संयोग है कि वो दूसरों से तो बातें सुनते ही सुनते हैं गौरव जी, वो अपने सो कॉल्ड अपने राष्ट्रवादी खेमा यानी अपने समर्थकों से भी सुनने वाले मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सुनने वाले कुछ प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है,
हर व्यक्ति सीधे नरेंद्र मोदी जी से मुखातिब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं जी, एक छोटी-सी लाइन बोल दूँ जो मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ, जो धैर्यवान नहीं है, उसका ना भविष्य है, ना वर्तमान। और बिल्कुल, बहुत बड़ी राजनीति बात में है। धैर्य बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसका अटूट एग्ज़ाम्पल अगर उत्कृष्ट एग्ज़ाम्पल अगर कोई है, उदाहरण है, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल जैसे लोग हैं, जिनमें कूट-कूट के धैर्य भरा पड़ा है। और बिल्कुल सही सही बात समय है। पे सही निर्णय, सही रिसोर्सेज़ का यूटिलाइज़ेशन, सारी चीज़ों को समावेश करने के बाद एक डिसीज़न लेना ताकि उसपे बैक ट्रैक ना करना पड़े। बिल्कुल सही बात। और यही जो है धीरज की वो पराकाष्ठा है, जिसको जीते हुए एक करके अपने एजेंडे को पूरा करते जा रहे हैं देश के सामने। शायद यही मोदी की गारंटी है, जो उन्हें एक मोदी के परिवार के रूप में बड़ी पहचान देता है। गौरव जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। और दर्शकों, इसी के साथ गौरव जी और मुझे दोनों को आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। जय जय श्री राम।